अस्सलाम वालेकुम। पाक तुर्क मीडिया सेंटर और NID यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की NID एकेडमी के ताउन से आज हम एक बातचीत का छोटा सा सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारे मैकेनिकल 99-2000 बैच के हजरात के साथ हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम अपना तारुफ़ करा दें। मैं डॉक्टर मोहम्मद वासिफ़ हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक जमील, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि मैकेनिकल 99-2000 बैच के हैं। वैसे तो सबके नाम हमें बहुत अच्छी तरह पता है और दूसरे वाले नाम भी पता हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जो है वो अपने सही नाम और बताइए कि इस वक्त आप लोग क्या कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मोहम्मद काशिफ, मैं सुपार्को में होता हूँ, डिविजनल हेड। मेरा नाम मोहम्मद फ़हाद है, मैं एडवाइज़र इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हूँ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड इस्लामाबाद में। मेरा नाम ज़ीशान इकबाल है, मैं न्यूमॉन्ट कॉरपोरेशन में कंडीशन मॉनिटरिंग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ और ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, तो वहाँ से आया हूँ। आई एम सैयद हसन, मैं बेसिकली डायरेक्टर सेल्स हूँ RM सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, कराची। अस्सलाम वालेकुम। आतिफ मुनीर, मैं बेसिकली GSK में होता हूँ और यूटिलिटीज़ और फैसिलिटीज़ मैनेजर हूँ। आप लोग के तावन का बहुत शुक्रिया। और मेरा तारुफ तो वासिफ साहब ने करा दिया है। मैं डॉक्टर तारिक जमील हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता हूँ। आप लोग के हज़रात से सवाल ये है कि आप लोग तो बहुत अरसे बाद हैं, क्योंकि मैं और वासिफ साहब तो एक तवील अरसे से इस इदारे से मुंसलिक हैं और दो के हम बाहर भी इंडस्ट्रीज़ में जाते रहते हैं और सब जगह देखते हैं, लेकिन आप बड़े अरसे से बाद जो है ना वो यूनिवर्सिटी के अंदर आएँ, तो आपको कैसा लगा आने के बाद ना? काशिफ साहब कुछ आप तबसरा करें। असल में मेरा तो आना जाना जैसा आपको पता है लगा वही था। मैं विजिटिंग फैकल्टी में भी बीच में था और मैंने यहाँ पे NID से PhD की हुई है, लेकिन बहरहाल एक चेंज नज़र आता है जो मैं अपने BE के दौर से और इस दौर से कंपेयर करता हूँ कि पहले इतनी बिल्डिंग थी, इतने डिपार्टमेंट नहीं थे। हमारे दौर में 4 या 5 डिपार्टमेंट से खुली जगहें होती थी, लेकिन अब तो माशाल्लाह से काफ़ी बिल्डिंग्स और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई हैं। अपने फुटबॉल का एक पूरी फील्ड बनाई हुई है, हॉकी की बन गई है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है मेरे हिसाब से। मैंने अपना बैचलर्स मास्टर्स NID से किया है और अभी फ़िलहाल PhD कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। जो चेंजेस हैं मेन जो है कि काफ़ी जो क्लासरूम्स हैं वो पहले के मुकाबले में बहुत एडवांस हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं। आप क्लासेस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए तरबियत दे पा रहे हैं। लैब्स में जो इक्विपमेंट है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो कि स्टूडेंट्स को हैंड ऑन एक्सपीरियंस दे रहा है। साथ में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उस पर काफ़ी फोकस है। तो आई थिंक यूनिवर्सिटी इन द राइट डायरेक्शन है कि कैसे टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको सही तरीके जो लेटेस्ट एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर सके। मैं इन दोनों की बात को सेकंड करूँगा। तो चेंज इज़ इनेविटेबल और चेंज अच्छे के लिए होना चाहिए। अगर आप कुछ भी ना करें तो गाड़ी ख़राब हो जाती है, अच्छी अच्छी चीज़ें बिल्डिंग्स ख़राब हो जाती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, लोगों ने अपने अपने टाइम सर्व किए हैं। आप देखें कि ग्रीनरी कितनी ज़्यादा हो गई है, जो कि बहुत ज़रूरी है। कराची को आप ऊपर से देखें तो आपको नज़र नहीं आती ग्रीनरी कहीं हो, लेकिन यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन स्पेसेस बहुत जगह हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आई थिंक एज फहद मेंशन्ड कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन। मेरा जहाँ तक ख्याल है वो ये है कि इनिशियली जिस टाइम पे हमने इंजीनियरिंग की थी उस टाइम पे जो आपके पास नंबर ऑफ़ फील्ड्स थी बड़ी लिमिटेड थी। 7-8 फील्ड्स थी इंजीनियरिंग के। विद द पैसेज ऑफ टाइम उधर काफ़ी जो है चेंजेस आए, काफ़ी एडवांसमेंट हुई है उधर से। सेकेंडली जो मेजर डेवलपमेंट है डैट इज़ ऑन ह्यूमन कैपिटल, वो बड़ा बेहतर हुआ है। मतलब टीचर्स के हवाले से उनके हवाले से अकॉर्डिंग उनके साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर वर्किंग हुई है माशाल्लाह से, तो उसके अंदर काफ़ी बेहतर ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है। सेकेंडली ऑन अ लाइटर नोट, जो परसेंटेज थी आम तौर पे जो ख़वातीन की जो परसेंटेज थी, मैंने आप देखा है वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ गई है। नंबर पे चेंज हुए काफ़ी 40% तक हो चुकी है फैकल्टी और स्टूडेंट्स में जो तादाद है। हमें इस रूम की भी जो है कंपोजिशन वैसे ही करनी चाहिए थी। चले आतिफ साहब आपका क्या ख्याल है? श्योर, मैं भी सिमिलर इसी को रेजोनेट करूँगा, बट मैं अगर देखूँ तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतर हुआ है। और जो एक चीज़ हम फील करते थे, अक्सर हम क्या करते थे, अपना कोई ना कोई पीरियड स्किप करके और जिम में पहुँचे हुए होते थे और एक ही जिम की फैसिलिटी होती थी, मैं और जीशान भाई और हम सब वहाँ पे अक्सर मुलाकात करते थे। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है। फिज़िकल एक्टिविटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, वो लाजमी है। देखिए ये जो चेंज, जो टेक्नोलॉजी का चेंज है हमारे घरों तक पहुँचा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत अच्छे से मुहैया किया जा रहा है।
तो आई रियली अप्रिशिएट। लेकिन मैं जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा काउंट करूँगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो खेलने के मौके जो स्टूडेंट्स को दिए गए, बिकॉज पढ़ाई अपनी जगह है, साथ में फिजिकल एक्टिविटी उनके माइंड को बहुत खोलती है। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। अच्छा, साथ ज़ीशान ही साहब, साथ ये मैं ऐड करूं कि अभी जहां हम बैठे हुए हैं, तो मैंने यही डिस्कशन हो रही थी कि मैंने कल कहीं रिकॉर्डिंग की है, उन्होंने कहा यहाँ पे भी सेम फैसिलिटी अवेलेबल है, तो नेक्स्ट टाइम होपफुली हम यहाँ पे। अच्छा ज़ीशान साहब, ये तो सारे पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहे हैं ना, और बहुत ही हार्डकोर ना। अच्छा, हमारे ज़माने में तो ये सब चीज़ें नहीं होती थी। हम ज़्यादातर अपना जो एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर इन गैर निसाबी सरगर्मी में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। तो आपका क्या ख्याल है, आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो बड़े मम्मी डैडी से हो रहे हैं, आपका क्या उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार देखो, वही है कि चेंज हो गया है, एक तो जनरेशन गैप है, ये जेन ज़ी कहलाती है, ये ज़्यादा एडिक्टेड हैं टूवर्ड्स मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स। तो इनका जो दौर है वो थोड़ा डिफरेंट है, टिकटॉक का दौर है। हमारे दौर थोड़ा डिफरेंट था, MIRC था उस वक्त, तो हम लोग उस वक्त के लिहाज से ट्यून्ड इन थे। लेकिन जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यानी जैसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है तो योर बेसिक शुड बी स्ट्रॉन्ग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ गो हैंड इन हैंड, और उसमें आप खेल कूद भी करें, आप मुशायरे में भी शरीक हों, आप सिनेमा भी जाएँ, ठीक है, जाके चीज़ों को एडमायर करें, किताब पढ़ना ना छोड़ें। लोग किताबें नहीं पढ़ रहे, अब लाइब्रेरीज़ खाली हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, और ये माँ बाप को अपने बच्चों को देनी चाहिए, ताकि ये यंग एज से ही वो सीख के फिर ऊपर आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, कॉलेजेस में आते हैं, और फिर वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। अगर आप वही हमने देखा है कि रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, माँ बाप, बच्चा रो भी नहीं रहा था, चलो भाई मोबाइल दिया उसको और उसको बिठा दिया, तो वो वहीं से आपने किल कर दिया ना उसका सारा जो भी एटीट्यूड था। मेरा इस पे एक पॉइंट है, बेसिकली जो मम्मी डैडी वाली आपने बात करी है कि बच्चे आजकल मम्मी डैडी होंगे, उसका बहुत बड़ा रीज़न शायद ये है कि हमने जो अपना बेसिकली 4 साल जो टाइम गुजारा है NED के अंदर, वो एनुअल सिस्टम के अंदर गुजारा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारा का सारा सिस्टम चेंज हो गया फ्रॉम एनुअल सिस्टम टू सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर्स के अंदर बच्चों के ऊपर या स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके साइकिलिंग, उनके जो आपके एग्ज़ाम्स हैं या उनके जो टेस्ट वगैरह हैं वो रेगुलरली हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर होता है। शायद वो एक रीज़न हो, मे बी, मतलब आप कहते हैं ना डेविल एडवोकेट वाला मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो एक रीज़न है जिसकी वजह से थोड़ा सा बर्डन पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा पड़ गया बच्चों का। लेकिन देखो सारी चीज़ें हम एक अभी यहाँ NED के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो ये एक कंट्रोल इन्वायरमेंट है। अब मेरा बच्चा जो है, जो नॉर्थ अहमदाबाद में रह रहा है, वो किधर जाएगा पार्क में? मैं पार्क ढूंढ रहा था, यानी 3 दिन पहले, कि किधर बच्चों को पार्क लेके जाएं, तो पार्क ही अवेलेबल नहीं था, तो किसी को पता भी नहीं था। मैं किसी से पूछ रहा हूँ, भाई पार्क कहाँ है? उन्होंने कहा डिफेंस जाओ, फलानी जगह जाओ, वो पार्क है। तो आपके पास प्लेइंग स्पेसेस नहीं है, तो बच्चा कहाँ जाएगा? रोड पे खेल नहीं सकता, रोड पे आप नहीं चल सकते, मोबाइल छिन जाएगा, तो इतने मसले मसाइल हैं। तो इट हैज़ टू यानी यहाँ से निकलना चाहिए। यानी आप जो यहाँ सीख रहे हैं, ये नहीं कि बस यहीं पे करना है, वो आपको अपने इलाके में लेके जाना है, शहर में लेके जाना है, मुल्क में लेके जाना है। लेकिन वो वही वाली बात है कि हु विल टेक द लीड। अच्छा, इसके बारे में मेरी भी एक सजेशन है कि जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि NED की स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ बहुत इम्प्रूव कर गई हैं, तो कम से कम जो यहाँ से NED से पास आउट होकर लोग जा चुके हैं या उनकी फैमिलीज़ मौजूद हैं, कोई ऐसा क्लब बन जाए, इस तरह की चीज़ें आप मेंबरशिप के थ्रू उनको भी ये परमिशन देकर वो ये फैसिलिटीज़ अवेल करें। इसलिए कि जैसे ज़ीशान कह रहे हैं कि बाहर ऐसी कोई फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिलती ना, तो कम से कम ये गुलशन या जौहर में रहने वाले लोग इन फैसिलिटीज़ को अवेल करें। सजेशन है मेरी। हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त आपने काशिफ साहब बात करी। मैं दूसरा ये आप लोगों से आप लोगों की राय लेना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह सारे के सारे इंडस्ट्री से आए हुए हैं, और हम लोगों ने भी इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम गुजारा है, लेकिन आप बिल्कुल इमीडिएट राइट नाउ यू आर सिटिंग इन द इंडस्ट्री। तो आप क्या समझते हैं कि कितना और इंटरेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट को ड्यूरिंग स्टडीज़ इंडस्ट्री के साथ, जो कि हमारे वक्तों के मुकाबले में बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि हम अपने वक्त में सिर्फ एक इंटर्नशिप करते थे। इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं वो एवरेज 2 से 3 इंटर्नशिप्स करते हैं 4 साल के दौरान। ना सिर्फ ये है कि बल्कि अब उनको कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स मिलते हैं, जो कि सारे के सारे इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग कोई सजेशन देना चाहें, कोई अपनी राय से आगाह करना चाहें हमें? बात डायरेक्ट देंगे इंजीनियरिंग बोर्ड के। हाँ, मैं बेसिकली क्योंकि इस पे ट्रिपल हेलिक्स मॉडल पे बेसिकली आई एम वर्किंग, जैसे मैंने बताया, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन। तो हम लोग एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं कि कैसे इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज जो है ना स्ट्रॉन्ग करें, ताकि जो अकेडमिया की जो स्टूडेंट्स की ग्रिप है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे वो बढ़े, और साथ में इंडस्ट्री की भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हों थ्रू अकेडमिया।
तो इसमें देखें जैसे अभी तारिक ने जिक्र किया कि पहले हम सिर्फ एक इंटर्नशिप वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, अब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, बट स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स जो मैं इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं ना, हमें दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए। इंडस्ट्री की जो थोड़ी सी इशू है कि वो कहते हैं कि जी हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं या जो हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स देते हैं वो टाइम बाउंड होते हैं, वो टाइमली कंप्लीट होने चाहिए। तो उसमें मेरी जो भी मैं इस वक्त सारे लीडिंग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ से राब्ते में हूँ, तो मेरी NED से भी रिक्वेस्ट है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ से भी रिक्वेस्ट है कि वो जो है ना डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स पे काम करें। मैंने हॉलैंड से मास्टर्स किया है, मेरा जो रिसर्च टॉपिक था वो कोरस जो स्टील जाइंट है उसका था, पूरा PhD टॉपिक था। तो बेसिकली टाइम बाउंड एक्टिविटीज़ एंड रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे काम करना चाहिए। तो आपके जो चाहे आप इंटर्नशिप करें, चाहे फाइनल प्रोजेक्ट करें, चाहे मास्टर्स थीसिस करें, वो उसकी कोई फाइनल आउटकम आनी चाहिए जो कि रिफ्लेक्ट कर सके। मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जो आप लोगों ने अभी तक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किए हैं इंडस्ट्री के साथ जो कि इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, वो हमसे शेयर करें इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, ताकि हम एक अपनी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट पे वो चीज़ें आएँ, हम इंडस्ट्री को बता सकें कि ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल ऑलरेडी इन सॉल्यूशंस पे काम हो चुका है और हम मज़ीद इन एरियाज़ पे इंडस्ट्री 4.0 पे, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग पे, डाटा साइंस जो ML एंड DL के ज़रिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में, सप्लाई चेन में, AI क्वालिटी इंजीनियरिंग में, वो हम इम्प्लीमेंट करा सकें। ये मेरी तरफ। अच्छा, आप लोग इतने वैसे पढ़ाकू लगते तो नहीं हैं और थे भी नहीं। मैं भी सही है। तो मैं थोड़ा सा इस मौजू का रुख थोड़ा सा बदलता हूँ। आसन साहब, याद है आपको जब हम दोपहर में हमारा अक्सर पेपर हुआ करता था 2 से 5 के दरमियान, और हम आपको ढूंढने जिम जाया करते थे, तो वो क्या, उसके पीछे क्या मोटिवेशन था कि उस वक्त आप इतनी तसल्ली में होते थे, और वो क्या तसल्ली थी? आप थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। NED के अंदर 2 के मैंने अभी बात करी है इनिशियली के हमने एनुअल के अंदर एनुअल सिस्टम के अंदर हमने पास आउट किया, लेकिन मेरे केस के अंदर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैंने सेमेस्टर सिस्टम ही रखा। एनुअली जिम होता था। हाँ, एनुअली। तो मेरा जिम का जो मामला है बिल्कुल बेसिकली यही, तो मतलब बड़ी मोटिवेशन थी, बैडमिंटन के साथ एसोसिएशन बहुत ज़्यादा थी, और तमाम तरह दोस्त हमने, आप समझ लें तकरीबन को 30 to 40% टाइम जो है ना वो NED के अंदर जिमनेजियम के अंदर ही गुजारे बैडमिंटन खेलते खेलते। सो वो मोटिवेशन जो थी वो अल्टीमेटली यही थी कि मतलब एक तो फिजिकल फिटनेस थी नंबर 1, दूसरा ये था कि जो इंटरेस्ट था पढ़ाई के अंदर वो निस्बतन थोड़ा कम था उस टाइम पे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आहिस्ता चीज़ें जो है वो फिर कहते हैं ना, जब हम फाइनल ईयर की तो बढ़ना शुरू हुआ तो चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई अल्टीमेटली। अच्छा जिशान भाई, आपको एक वो सीढ़ियाँ देखकर कुछ किस्सा याद आया था। तो वो सीढ़ियाँ जो थी मैकेनिकल के पास जो कि ऊपर जाती हैं मेंटेनेंस की तरफ, तो कुछ आप उस पर रोशनी डालेंगे? वो सीढ़ियाँ क्या? सेकंड ईयर का पेपर हमारे थे तो एडमिट कार्ड मिला हमें उसी दिन। एडमिट कार्ड हम लेकर आए और क्लास में बैठ गए, और क्लास ब्लैक बोर्ड पे कोई 8 रोल नंबर लिखे हुए थे कि आप लोग चेयरमैन ऑफिस गए। चेयरमैन ऑफिस गए, उन्होंने कहा आपने 8 पेपर। उनमें कौन कौन लोग थे? उसमें मैं था, वासिफ भाई थे हमारे, डॉक्टर वासिफ थे, डॉक्टर तारिक थे, और 3-4 हमारे और दोस्त थे। तो सबको मना कर दिया गया कि पेपर नहीं देंगे। तो आई वॉज इंजॉइंग द सीन, राइट। मैं उस वक्त भी मजाक कर रहा था, तो मैं कोल्ड ड्रिंक ले आया, आई यूज्ड टू स्मोक एट दैट टाइम। तो सारे मेरे को कह रहे हैं कि भाई तुम खुदा के वास्ते इस वक्त बंद करो ये अपना मजाक, पेपर हमारा निकल गया। मैंने कहा टेंशन नहीं है, सप्लीमेंट्री में देंगे यार। तो आई स्टिल रिमेंबर, तो वो सीढ़ियाँ भी हमें नजर आई, तो मैं इसको याद। बिल्कुल, वो वक्त था जब पहली बार जो अटेंडेंस के ऊपर बड़ी सख्ती हुई थी और हम सब जो है वो उसके अंदर। लेकिन अच्छा, वासिफ साहब और तारिक साहब तो हमारे जीनियस थे, ये भी हमारे साथ फिर तैयारी करवाई ना। ये अच्छा हुआ। बिल्कुल, अच्छा मैं चाहूँगा कि काशिफ साहब उस 100 रुपए के नोट वाला क्या किस्सा है, वो बड़ा जो है अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हो रहा था, तो मैं चाहूँगा कि आप वो यहाँ पर हमें बताएं। 100 रुपए के नोट में काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे हमारे साथ, और बड़ा मज़ा आया। ऐसा मज़ा आया कि हमने किसी से बोला कि हम पिकनिक पे जाएंगे, लेकिन वो 100 रुपये जो है ना डिमांड कर रहे थे कंट्रीब्यूशन में, तो हमने कहा कि नहीं हम 50 रुपीज़ देंगे। अब कोई मिसकम्युनिकेशन हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं यार वो आप जो है ना बाद में दे दीजिएगा, क्रेडिट पे रख ले। तो मुझे ये पता नहीं चला, मैं चला गया। फिर बाद में कुछ लोग डिमांड करने लगे, मैंने कहा नहीं भाई मैंने तो 50 रुपये में जाना है। तो वो बड़ा उस जमाने में आपको पता है कि एक वर्थ होती थी, कुछ हो गया था। बस मैं क्या क्या बताऊँ आपको कि उस जमाने में तो कोई हाथापाई भी शुरू हो गई थी, तो बड़ा मजा आया था उस टाइम। लेकिन बहरहाल वो एक अच्छा वाकया था मेरे लिए।
अच्छा, मैं क्योंकि यहाँ पे मैं और वासिफ साहब पढ़ा रहे हैं और मैं स्टूडेंट को एक बहुत लाजमी ज़रूर एडवाइस देता हूँ, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट को पर्टिकुलरली, कि पाकिस्तान टूर ज़रूर लगाना है। मतलब ये वो चीज़ है जिस पे नहीं लगाएंगे तो रिग्रेट होगा ना। और मेरे साथ यही है, मेरे अगर लाइफ में कोई पूछे कि कोई रिग्रेट है नहीं है, तो मैं एक फाइनल ईयर का टूर था जो मैंने अपने जो है ना साथियों के साथ नहीं लगा सका था। उस वक्त मैं फैमिली के साथ उसी इलाकों में था। तो आप लोग बताएं उस टूर का कोई वाक़या बताएं और उसकी जो है ना एक्सपीरियंस बताएं। पहले मुझे बता रहे थे। सबसे मज़ेदार जो सीन था जब हमने टूर स्टार्ट किया, हम लोग तकरीबन कुछ 17 के करीब लोग थे जिन्होंने बेसिकली सब एक साथ एक क्लास के लोग जिन्होंने विजिट करने। तो हम पहुँचे, सबसे पहले पिंडी पहुँचे। तो जब हम ट्रेन से उतरे तो एक साहब ने आके पूछा हमसे कि यार हम तो पिंडी उतर गए, हमें तो रावलपिंडी उतरना था। और ही वॉज सीरियस। उसके बाद फिर दूसरे साहब आते हैं उनके पास, कहते हैं यार एक बात बताओ मुझे, तुमने घड़ी पीछे की? मेरे घड़ी पीछे करनी है। तो कहना हाँ रावलपिंडी आधे घंटे पीछे है। तो उन्होंने बाकायदा घड़ी आधे घंटे पीछे की है। तो दिस वाज वन ऑफ द, कहते हैं ना, मतलब उसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स है लाइन ऑफ वो ध्यान में ख्याल से जरूर इस पर रोशनी डालेंगे। अच्छा, एक जो वो मैं बताना चाहूँगा कि तेज़ रो, हमें किसी ने कहा कि भाई आप तेज़ रो बुक करें। अच्छा, हम उस ज़माने में कभी भी हमने ट्रेन में, हम में से किसी ने भी सफ़र नहीं किया था, तो हम समझे तेज़ रो वाकई बहुत तेज़ होती होगी। तो हमने जब वो टिकट ले लिया उसके सारे, जाकर स्टूडेंट अफेयर्स वालों से भी जो ना वो डिस्काउंट वगैरह करवाया, जब हम बैठ कर उसमें सवार हुए तो जनाब पता ही चला कि वो तेज़ रो हर स्टेशन पर रुकती थी और उसने कोई 36 घंटे में हमें शायद पिंडी पहुँचाया था। तो ईशान भाई आपका कैसा आगे जो है ना वो रावलपिंडी? हाँ, ये भी एक सवाल था। वाकयात तो बहुत सारे हैं कि हम उतरते ही हम लोग पट्टी पे खड़े हो गए थे 3-4 घंटे, इतने लंबा सफ़र के बाद फिर पीर बदाई स्टेशन और फिर कहीं गए और फिर एनीवे। लेकिन हमें ये याद है कि हम हर जगह 3 कमरे बुक करते थे। उन 3 कमरों में एक कमरा होता था स्मोकर्स रूम, एक कमरा होता था पेशेंट्स रूम, एक कमरा होता था चाइल्ड रूम। तो चाइल्ड रूम में हम उन सबको सुलाते थे कि जो जल्दी सोएंगे सुबह जल्दी उठेंगे और सारा इंतजाम करेंगे। और स्मोकर्स रूम में ऑब्वियसली आपको पता है स्मोकर्स हैं सारे, ताकि किसी को परेशानी ना हो। और पेशेंट रूम में आप जाएँ तो आपको पेनाडोल, ब्रूफी और ये सारी दवाइयाँ मिलती थी। तो ये हमने शुरू से ही रखा, बड़ा मज़ा आया, एंजॉय किया। रातों को हम जागते रहते थे, हमारे चाइल्ड रूम वाले सोते रहते थे, सुबह उठते थे, हमने उनको काम सौंपा होता था कि आपने जो है वो गाड़ी का अरेंजमेंट करना है तो करना है। लेकिन एज तारिक सेट के वो करना बड़ा ज़रूरी है, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं क्योंकि आप एक अपने शहर से बाहर निकलते हैं, दूर जाते हैं, तो मज़ा आया। ठीक है जी। तो इस एक छोटी सी बात, हाँ जी, वो फर्स्ट ईयर में जब हम लोग आए तो उर्दू मीडियम से आए थे। एक बड़ी हमारी बहुत काबिल एहतराम टीचर थी मिस सीमा जलील। वो इंग्लिश पढ़ाती थी और वो कहती थी इंग्लिश में ही बात करना है, कुछ ही नहीं करना, कुछ भी नहीं बोलना। अब हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता था उनकी क्लास गुजारना, और वो कि बस ये कोशिश होती थी कि किसी तरह वो हमसे कोई सवाल ना करे। तो उसमें बड़े फ़नी वाक़यात होते थे हमारी। इंग्लिश अब मुझे अब याद नहीं आ रही किस तरह से हम लोग इंग्लिश बोलते थे उनके सामने, लेकिन बहरहाल अच्छा टाइम था। वो वाला कोई वाक़या सुनाए ना जिसमें हम एक क्लास में बोलते थे सब गलत है तो वो थर्ड ईयर मैकेनिकल वाइब्रेशन थी और डिपार्टमेंट चेयरमैन थे IIM के डॉक्टर खलील साहब। तो वो हुआ ये कि वो पढ़ा रहे थे वाइब्रेशन इज़ वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट इन मैकेनिकल कोर्सेज। तो वो पढ़ते गए मिड ऑफ द सेमेस्टर में जब पहुँचे तो उन्होंने पूछ लिया किसी भी स्टूडेंट से कि तुम्हें कितना समझ में आया। तो उसने, और माशाल्लाह से वो बच्चा बहुत काबिल बच्चा था, उसने कहा कुछ समझ नहीं आया। तो वो फिर उन्होंने शुरू से वाइब्रेशन जो है ना फ्री बॉडी डायग्राम से दोबारा पढ़ानी शुरू की। तो इस किस्म के बड़े वाक़यात में इनफैक्ट डॉक्टर मुज़फ़्फ़र ने हमारी क्लास के बारे में कहा था। वो उस वक्त बिकॉज आवर बैच इज़ 2000 बैच 2000 में स्टार्ट हुआ था, इस बैच में मिलीनियम बग है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब हम दोस्तों ने इतना एंजॉय किया। मेरा नहीं ख्याल है कि बाकी हमसे पहले या बाद में, और जो बॉन्डिंग अभी भी है स्टिल, जो हमारी बॉन्डिंग है जान देने की हद तक हम दोस्त एक दूसरे के साथ देते हैं, तो वो जो हमने 4 साल एक दूसरे के साथ गुजारा है वो उसका नतीजा है। मेरे ख्याल से हम लोग लकी थे कि हमारे ज़माने में स्क्रीन्स नहीं आई थी, बस मोबाइल फ़ोन उसी वक्त एंटर हुए थे और हम लोग जो है ना स्नेक गेम खेलते थे या मैसेजेस करते थे। ठीक है, तो वही शायद बॉन्डिंग उस वजह से भी है कि हम लोग जो है ना एक दूसरे के साथ टाइम बहुत गुजारा है खेलने में। और तस्वीर खींचने के लिए हम जो है वो अनम से रिक्वेस्ट किया करते थे। जी हाँ, अनम के पास हमेशा वो तो बताएं, आपको किसी ने बुलाया था यूनिवर्सिटी में मिलने के लिए और आप नहीं अनम से तो एक और सीखा अभी। तो अनम का ना मैंने तो पहली दफ़ा जब वो दोस्त, लड़के का नाम है, हाँ जी लड़के का नाम है, ये ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था। तो वो मैं हमारे
घर में सब पढ़ने आया, मैंने कहा वो अनम भी आएंगे, तो उन्हें मेरे सवाल था सबसे पहले अनम अनम लड़के लड़के, मैंने कहा तसल्ली रखें वो लड़का ही है। अच्छा, मैं अपना एक थोड़ा सा छोटा सा एक किस्सा शेयर करता हूँ। सॉलिड मैकेनिक्स की क्लास थी, उसमें हम मोहर सर्किल पढ़ते थे। तो मोहर सर्किल एक दफ़ा वो टीचर ने मोहर सर्किल बना दिया, और मोहर सर्किल में जितने भी लड़के आए, या मोहर सर्किल सेंटर में मैं था और मेरे अतराफ में जितने भी लड़के थे उनकी अटेंडेंस बंद हो गई। अच्छा, वो समझ में नहीं आया कि सर ने क्या ऐसा, वो बड़ा मशहूर किस्सा था, कामरान उसमें हमारे साथ होते थे, हमारे साथी होते थे हमारे साथी। लेकिन उस मोहर सर्किट की अटेंडेंस फिर अगले 5-6 क्लासेस तक नहीं हुई, लेकिन उससे ये ज़रूर हुआ क्लास में डिसिप्लिन हो गया बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा सीरियस डिसिप्लिन हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर बैक बेंचर्स कभी कोई बात नहीं करते थे। अच्छा, मेरा पहला दिन था, मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है, मैं ना बड़ा शौकीन हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ, और क्लासें तो समझ में आ नहीं रही थी। पहले दिन मैं चला गया लाइब्रेरी। अच्छा, लाइब्रेरी में मुझे नहीं पता था जीशान भाई वहाँ पर थे, इनकी पूरी काबीना थी, और ये जो उधम मचा रहे थे, थोड़ा सा अगर उसके बारे में बताएं निशान भाई तो बड़ा मजा आएगा सबको। लाइब्रेरी पे तो हम पढ़ते थे, हमने सेटिंग कर ली थी एक लाइब्रेरियन से शाम के टाइम पे कि चाय भाई तुम बना रहे हो तो हमसे सामान ले लो, चाय हमें भी बना के दे देना, तो सब कुछ बंद हो जाता था। तो एक दिन किसी ने पंगा डाल दिया कि भाई चाय वाय जो है नहीं मिलेगी, तो ख़तरनाक है, कोई आग लग जाएगी है, कोई बोला। हमने कहा ठीक है, आग लगाते थे हम, और आग लगा के उसको बुझा भी देते हैं। हमने वो फायर एक्सटिंग्विशर देखी था, तब इस्तेमाल तो किया नहीं था, हमने इस्तेमाल भी कर दिया और पूरी बिल्डिंग भी खाली करवा दी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। बहरहाल हमारे फर्स्ट ईयर के लैब कोड्स आपस में शेयर करने से लेकर और फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में पाकिस्तान टूर में जाने तक, और ना जाने कितने ज़्यादा वाक़यात हैं जिनको हम बताते जाएं तो टाइम वक्त कभी ख़त्म ना हो और हम यहाँ पर बातें करते चले जाएं। तो आज हम इस अच्छे माहौल के साथ और अच्छे यादों के साथ हम इस वक्त को हम चाहते हैं यहीं पर ख़यात कर लें कैमरे में, और हम सब के तासुरात आज इस कैमरे की बदौलत यादगार बनने जा रहे हैं। और ये इंशाल्लाह हम शायद नहीं होंगे, लेकिन ये हमारे जो वाक़यात हैं सारे के सारे यादगार बन जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस वक्त को रोकने के लिए अपनी जगह ज़ीशान साहब कोई बहुत अच्छा सा गाना माशाल्लाह नगमा, मिली नगमा यहाँ पर आप पेश करें, ताकि हम सब उससे महसूस हो सकें और हम फिर इस तकरीब को ख़त्म करें। अपना घर, अपनी सरजमी, सब कुछ है बस यही, इतना तो है हमको यकीन है, जज्बा जुनू तो हिम्मत ना, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में है पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।